38 gram of unknown amount of AS2O3. मॉलिक्यूलर वेट जिसका दे रखा है 197.4. The sample was treated with HCl and reducing agent. HCl से अब हम ट्रीट करेंगे तो ASCl3 बन जाएगा, resulting in the formation of ASCl3, which was distilled into beaker of water followed by hydrolysis. इसका हाइड्रोलिसिस करा गया और वहां HASO2 बन गया. The amount of HASO2 was determined by titration with molar iodine. कुछ इसमें आयोडीन रिएक्ट कराई गई 0.05264 molar, requiring 33.64 ml to reach the equivalence point. The redox product were H3ASO4 plus iodide. What a percentage. ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है यार. इसमें तो जबरन आपको घुमा रखा है, बाकी कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ना है. AS2O3 6HCl से रिएक्ट कर जाएगा 2ASCl3 प्लस थ्राइस H2O, और ASCl3 दो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हुए इट गिव्स HASO2 प्लस ट्वाइस HCl और थ्राइस HCl. और फिर जो HASO2 है, HASO2 this react with I2 to give you H3ASO4 plus iodide. रेडॉक्स प्रोडक्ट जो है वो याद रखें. और इज परसेंटेज बाय वेट. देखिए जो पहला रिएक्शन है वो बिल्कुल सिंपल, एक बेसिक ऑक्साइड और एक एसिड की रिएक्शन. AS2O3 एक बेसिक ऑक्साइड है और HCl एक एसिड है. एसिड बेसिक ऑक्साइड और एसिड इस तरह से रिएक्ट करते हैं और वह रिएक्शन से ASCl3 कुछ कंपाउंड बनता है, वाटर बन जाता है. उसमें किसी तरह का कोई रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, कोई रिडॉक्स चेंज नहीं हुआ है. दूसरी रिएक्शन भी एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, इसमें भी किसी तरह का कोई रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है. इधर भी आर्सेनिक +3 पर है, इधर भी आर्सेनिक +3 पर है, यह भी आर्सेनिक +3 पर है और यह भी आर्सेनिक +3 पर है. तीसरी रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है. तीसरी रिएक्शन में आर्सेनिक +3 से +5 पर जा रहा है. अब उनने क्या कहा है, सम वेट ऑफ सैंपल ऑफ AS2O3 जिसका कुछ मॉलिक्यूलर वेट है उसके ही परसेंटेज निकालना. इसमें HCl ढेर सारा डाला, आर्सेनिक को HCl3 में कन्वर्ट कर दिया, फिर पानी डाल दिया, HASO2 में कन्वर्ट हो गया, फिर उसमें आयोडीन डाल के इतना मोलर आयोडीन कंज्यूम. अब देखिए आयोडीन के कितने इक्विवेलेंट कंज्यूम हुए. जो आयोडीन की मोलारिटी है वह है 0.5264. नॉर्मेलिटी होगी इंटू 2, मोलारिटी इंटू ABCNV, दैट इज नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी ऑफ आयोडीन निकाल दिया. आयोडीन ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन, आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इसलिए ABCNV 2 है. नॉर्मेलिटी निकाल दिया इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स.
33.64 upon 1000. This is the equivalent of iodine. Equivalent of iodine. और मैं कहता हूं इतने ही इक्विवेलेंट होंगे HAsO2 के, इतने ही इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट कंसेप्ट, तो मोल्स कितने होंगे? मोल्स ऑफ HAsO2 कितने होंगे? देखिए HAsO2 में एक आर्सेनिक है और वहां एक आर्सेनिक +3 से +5 पर जा रहा है. तो HAsO2 के लिए या तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कह दो या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 कह दो. तो इक्विवेलेंट ऑफ HAsO2 upon 2. This is the moles of HAsO2. The same would be the moles of AsCl3. तो moles of AS2O3 कितने होंगे? अब ऐसे ही समझ में आ जाता है. AS2O3 में 2 आर्सेनिक है, ये 2 मोल HAsO2 के देगी. तो यदि इतने मोल HAsO2 के हैं, इतने मोल AsCl3 के हैं, तो मोल्स ऑफ AS2O3 होगा डिवाइडेड बाय 2. 1/2 ऑफ 2 इंटू 0.05264 इंटू 33.64 अपॉन 2 इंटू. दिस इज द मोल्स ऑफ AS2O3. सो वेट ऑफ AS2O3 कितना होगा? into its molecular weight 0.05264 into 33.64 upon 2 into 1000 into its molecular weight 197.84 upon 0.7538 into 100. This is percentage of AS2O3. यह एक सरल सवाल था. आपने इस सवाल को अननेसेसरीली पूछा है. इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम. आई एम एक्सपेक्टिंग कि यह चीज समझ में आई होगी आप. फिफ्टी सिक्स प्रॉब्लम करूंगा इसके बाद. हाँ इस क्वेश्चन में सर 57 में हाँ लिखा हुआ है कि द सैंपल वाज ट्रीटेड विद HCl एंड रिड्यूसिंग एजेंट. हाँ, उससे कोई मतलब नहीं. ठीक है, सर रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग नहीं करा उनने. साफ साफ भी तो दे दिया कि AS2O3 का दिया हुआ है भाई. AS2O3 एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ASCl3. मतलब रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ इसलिए रखा गया है जिससे कि कहीं वो ऑक्सीडाइज नहीं हो जाए किसी को रिड्यूस करके. सिंपल सी बात है. उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए वह एक रिड्यूसिंग एजेंट रख दिया गया है बस. जिससे कि यदि वहां पर कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो उस रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज कर दे. ASCl3 को ऑक्सीडाइज नहीं करे, आर्सेनिक को ऑक्सीडाइज नहीं करे, क्योंकि आर्सेनिक को हमको आगे ऑक्सीडाइज करवाना है. उन्हें प्रॉब्लम में बिल्कुल साफ साफ दे रखा है AS2O3 द सैंपल वाज treated with HCl and reducing agent resulting in the formation of ASCl3. मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ने उसको रिड्यूस नहीं करा. रिड्यूसिंग एजेंट वहां इसलिए पड़ा रहा है जिससे वहां कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है तो वहां AS आर्सेनिक को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाए. आर्सेनिक को ऑक्सीडाइज करने के पहले उस रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज कर दे और आर्सेनिक ऑक्सीडाइज होने से बच जाए. क्योंकि आर्सेनिक को हमको प्रिवेंट करना है ऑक्सीडाइज होने से, क्योंकि उसको हमको फर्दर आगे ऑक्सीडाइज करना है, आगे की रिएक्शन. खास बात है इन सब प्रॉब्लम को करते समय यह सभी रिएक्शंस को देखना, इन्हें एक बार यहां पर ध्यान देना. मेमोराइज करने की कोशिश मत करो, बस एक बार ध्यान दे दो, एक बार पढ़ लो कि हाँ इस तरह से कुछ रिएक्शंस होती हैं. आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लो कि आर्सेनिक +3 और +5 पर रहता है. बस +4 पर हमने कभी नहीं देखा और +5 से ऊपर कभी नहीं देखा. +5 से ऊपर इसलिए नहीं देखा क्योंकि फिफ्थ ग्रुप है. फिफ्थ ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो +5 से ज्यादा हो ही नहीं सकती. +4 पर हम कभी नहीं देख रहे हैं, +3 पर देख रहे हैं और +5 पर देख रहे हैं. और आर्सेनिक इसके अलावा कभी +2 या +0 पर भी नहीं जाती है. आर्सेनिक हमेशा +3 या +5 पे ही रहती है.
इस तरह की बातें, इन प्रॉब्लम्स को करते समय, इस चैप्टर को करते समय आपको ध्यान दे देना चाहिए। इस तरह की बातें काफी अधिक मदद देती हैं इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए, इनऑर्गेनिक के प्रॉब्लम्स करने के लिए। कई बार इनऑर्गेनिक का कोई सवाल आएगा, उसका आपने कभी हेड और टेल कभी पढ़ नहीं रखा होगा, लेकिन फिर भी इस चैप्टर के नॉलेज के द्वारा, एक बेसिक नॉलेज के द्वारा आप प्रॉब्लम को कर दोगे। 56 प्रॉब्लम करूंगा इसके बाद। Wait. Moist sample of KCl and KClO3 was dissolved in water to make 250 ml सॉल्यूशन। खास बात, जब उन्हें लिख दिया 1 ग्राम मॉइस्ट सैंपल, मॉइस्ट सैंपल का मतलब है कि उसमें पानी है, और यदि वहां मॉइस्ट सैंपल उसमें पानी है तो वेट ऑफ केसीएल प्लस वेट ऑफ KClO3 इक्वल टू 1 ग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पानी का भी कुछ वजन होगा। 250 ml सॉल्यूशन है, 25 ml, इसका 25 ml एक सैंपल लिया। It was treated with SO2 to reduce all chlorate into chloride, and excess SO2 was removed by boiling. The total chloride was precipitate as AgCl, and the weight of precipitate was 0.1435 grams. In another experiment, 25 ml of the original sample was heated with 30 ml of 0.2 normal ferrous sulfate and unreacted ferrous sulfate, जो excess ferrous ion है, required 37.5 ml of 0.08 normal oxidant for complete oxidation. Calculate the molar ratio of chlorate to chloride in the mixture. Fe2.8 react with, और उन्हें रिएक्शन दे रखी है भाई। इस रिएक्शन को यदि बैलेंस रिएक्शन उन्हें दे रखी तो मोल कंसेप्ट में ही कर डालते, बड़ा आसान रहेगा। क्योंकि बैलेंस रिएक्शन दे रखी है, इसलिए मोल कंसेप्ट में ही करना आसान है। वैसे बीच में एक जगह इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, मैं इमेजिन कर सकता हूं, मैंने प्रॉब्लम को आगे तक सोच लिया है। मैं कहता हूं x मोल KCl के और y मोल KClO3 के। इस सैंपल में KCl आएगा और KClO3 के भी आएंगे, लेकिन इसके x/10 मोल आएंगे, इसके y/10 मोल आएंगे। जब SO2 से रिड्यूस करेंगे तो KCl का क्लोराइड रिड्यूस नहीं होगा, KClO3 का क्लोराइड रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा? KClO3 का जो क्लोराइड है वह SO2 से रिएक्ट करेगा, सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फेट आयन में, और यह रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां पर जो क्लोराइड आयन के मोल्स आ जाएंगे वह x/10 तो ऑलरेडी है ही, और y/10 रिड्यूस होके आ जाएंगे। इतने मोल्स क्लोराइड आयन के आ जाएंगे। तो एक बात निश्चित है, इतने ही मोल्स AgCl के भी बन जाएंगे। तो एक इक्वेशन यहां बन गई, x/10 प्लस y/10 इज इक्वल टू 0.1435 अपॉन 143.5। एक इक्वेशन यह बन चुकी है। अब दूसरे इक्वेशन के लिए यह ब्रांच इस्तेमाल करूंगा।
क्या होगा, फेरस सल्फेट के साथ अब KCl कोई रोल प्ले नहीं करेगा, Y/10 मोल KClO3 जो है वह रोल प्ले करेंगे। और देखिए इधर से चालू होना चाहिए इस ब्रांच को सॉल्व करने के लिए। कितने इक्विवेलेंट ऑक्सीडेंट है, इतने इक्विवेलेंट ऑक्सीडेंट है, 0.08 नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, इतने इक्विवेलेंट ऑक्सीडेंट के, मतलब इतने ही इक्विवेलेंट फेरस आयन बचे रहे होंगे अनरिएक्टेड, इतने इक्विवेलेंट फेरस आयन अनरिएक्टेड बचे रहे होंगे। जबकि इनिशियली कितने इक्विवेलेंट फेरस आयन लिए थे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, इतने इक्विवेलेंट इनिशियली फेरस आयन थे, इतने इक्विवेलेंट फेरस आयन बचे रहे, मतलब इतने इक्विवेलेंट फेरस आयन KClO3 से रिएक्ट करें। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन दैट रिएक्टेड विद KClO3। तो कितने मोल्स फेरस आयन के रहे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय इट्स चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इतने मोल्स फेरस आयन के KClO3 के साथ रिएक्ट करे। अब जरा देखिए 6 मोल फेरस आयन 1 मोल KClO3 से रिएक्ट करते हैं, 1 मोल फेरस आयन 1/6 मोल KClO3 से रिएक्ट करेंगे, इतने मोल फेरस आयन इंटू 1/6 इतने मोल KClO3 से रिएक्ट करेंगे, मतलब इतने मोल्स KClO3 वहां पर होने चाहिए, और मोल्स ऑफ KClO3 Y/10 दिख रहा है। Y इधर से निकाल लीजिए, X उधर से निकाल लीजिए, और मोलर रेशो आ गया। द मोलर रेशियो ऑफ क्लोरेट टू क्लोराइड, X और Y निकाल लीजिए। (25 ml of ferrous sulfate and ferric sulfate, ferrous sulfate and ferric sulfate acidified with H2SO4 is reduced with metallic zinc, and the solution required 34.25 ml of 0.1 normal K2Cr2O7. However, before reduction with zinc, 25 ml of same solution require 22.45 ml of same K2Cr2O7 which is 0.1 normal. Calculate the weight of FeSO4, वो FeSO4 and Fe2SO4 बोलता है। देखिए बहुत सिंपल सवाल है ऐसे, इसके X मोल, इसके Y मोल, जिंक से जब हम रिड्यूस करेंगे तो फेरिक आयन रिड्यूस होंगे, फेरस आयन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंक से रिड्यूस करते समय फेरिक आयन रिड्यूस हो जाएंगे फेरस आयन में, और फेरस आयन पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। और यहां पर जो फेरस आयन बन जाएंगे, X मोल तो ऑलरेडी थे ही, और 2Y मोल और बन जाएंगे, इतने मोल फेरस आयन बन जाएंगे। इतने मोल्स जो फेरस आयन होंगे वह इक्विवेलेंट, कितने इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, X + 2Y × 1, इतने इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। इतने ही इक्विवेलेंट K2Cr2O7 के रिएक्ट होंगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। इक्विवेलेंट, पहले तो हमने फेरस आयन के X मोल ऐसे कैसे चलेगा, फेरिक आयन के Y मोल 2Y मोल बन गए, इतने मोल्स हैं फेरस आयन के टोटल, इतने मोल्स बराबर इतने इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7। जबकि बिना जिंक से रिड्यूस करे यह फेरिक आयन कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है। अब K2Cr2O7 सिर्फ X मोल फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करेगा, और वो X मोल बराबर होंगे X × 1 इक्विवेलेंट। This must be equal to equivalent of K2Cr2O7, that is normality into its volume in liters, 22.45 upon
1000. सॉल्व फॉर x एंड सॉल्व फॉर y. और फिर जो भी कुछ निकालना है, उन्होंने पूछा क्या है, निकालने के लिए दिया है वेट ऑफ फेरिक सल्फेट एंड फेरस सल्फेट पर लीटर. वेट निकालना है, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट m1 इंटू x अपॉन 0.025, m1 into x upon 0.025, the grams per liter of FeSO4, or m2 into y upon 0.025, this is grams per liter of Fe2SO4 whole. हाँ जी. सर वो एक और क्वेश्चन सर 24 दे रखा है आईआईटी में सर, उसमें 3 ग्राम ऑफ मेटालिक जिंक ले रखा है. नहीं, मैं 9.55 grams of bleaching powder CaOCl2 was extracted with water and solution was made up to 1 liter. 25 ml sample was added to 50 ml FeSO4 containing 5.6 gram per liter of ferrous iron. After complete reaction, solution require 29.9 ml of 0.1 normal KMnO4 to oxidize excess ferrous iron. Calculate percentage of available chlorine. देखिए, once again an interesting problem. CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर को जब पानी में डाला जाता है तो वहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन गैस वही सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाती है. यह क्लोरीन गैस जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर सकती है फेरिक सल्फेट में और स्वयं रेड्यूस हो सकती है क्लोराइड आयन. लेकिन फिर भी कुछ फेरस आयन एक्सेस में बचा रह जाएगा, अनरिएक्टेड अनऑक्सीडाइज बचा रह जाएगा, जिसको KMnO4 के द्वारा फर्दर ऑक्सीडाइज करा जा सकता है इनटू फेरिक आयन. These are the relevant reaction now. Equivalent of KMnO4. Equivalent of KMnO4 is normality into volume in liters, and this is the equivalent of excess ferrous iron. अब इनिशियली कितने इक्विवेलेंट फेरस आयन लिए गए? इनिशियल इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन हम निकाल सकते हैं. कैसे? 5.6 ग्राम पर लीटर, 5.6 ग्राम पर लीटर ऑफ फेरस आयन. फेरस आयन का एटॉमिक वेट है 56, मींस 5.6 upon 56, जिस पर मोल्स पर लीटर, इतने मोल्स पर लीटर है, लेकिन हमने 50 ml लिए हैं, तो इतने मोल्स हमने इस्तेमाल करे. इतने मोल्स मतलब इतने इक्विवेलेंट. इनिशियली इतने इक्विवेलेंट फेरस आयन के थे. अब कितने इक्विवेलेंट फेरस आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें? इनिशियल इक्विवेलेंट माइनस the equivalent that remained unreacted. इतने इक्विवेलेंट अनरिएक्टेड थे और इतने इनिशियल इक्विवेलेंट थे. तो इतने इक्विवेलेंट फेरस आयन क्लोरीन से रिएक्ट करें. दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ फेरस आयन विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें. Hence this is the equivalent of chlorine.
in 25 ml. Equivalent of Cl2 in 25 ml. तो moles of chlorine आ जाएगा जैसे moles of chlorine in 25 ml कितने हुए? क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो हाफ ऑफ दिस, तो ये हो गया 10 5/1000 5/1000 माइनस 2.99/1000. दिस इज द मोल्स ऑफ क्लोरीन 25 ml. तो 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे? टोटल मोल्स ऑफ क्लोरीन कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ Cl2 इज 1/2 into 5 minus 2.99/1000 into 1000/25. This is the moles of chlorine. Weight of chlorine कितना हो जाएगा? Weight of chlorine is 1/2 into this is 2.01/25 into 71 grams. तो ऐसे परसेंटेज क्लोरीन आ जाएगा. Percentage of available chlorine is this total weight 2.01 upon 50 into 71 by total weight is 9.55 into 100. This is the percentage of chlorine available. Solve it in order to get the answer. 12th problem करूंगा. प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का 26 प्रॉब्लम के लिए ऑलवेज रिमेंबर, यदि आयोडीन कंटेनिंग सॉल्यूशन में H2S गैस पास की जाए, वी ऑलवेज ऑब्टेन वाइड टर्बिडिटी ऑफ सल्फर. आयोडीन रिड्यूस होता है, सल्फर ऑक्सीडाइज होता है. सल्फर ऑक्सीडाइज होता है, आयोडीन रिड्यूस होता है. हाँ, ट्वेंटी सिक्स ना. वॉट वॉल्यूम? जो प्रॉब्लम में है, मैंने इनफैक्ट अधूरा प्रॉब्लम पढ़ के फटाफट आपको बता दिया. KiH2SO4 के साथ इफ नो अदर गैस इज फाउंड, H2S गैस दे रहा है और सल्फर रिड्यूस हो रही है, आयोडीन ऑक्सीडाइज होगा. बस Ki with no other gas is formed, H2S बन रही है और साथ में आयोडीन. There is a reaction involved. हाँ, इसके आंसर में नहीं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता. आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है ना. हमको तो जो रिडॉक्स चेंज देखना है, सिर्फ वह देखना है. इनफैक्ट वहां K2O कभी एग्जिस्ट कर नहीं पाएगा. K2O उसी समय रिएक्ट करेगा H2SO4 से और K2SO4 देगा. एनीवे हम उससे ज्यादा कंसर्न रखते ही नहीं है. हमको सिर्फ रिडॉक्स चेंज देखना होता है. हमें सिर्फ रिडॉक्स चेंज देखना होता है. हमने साथ में इधर सिर्फ K पॉजिटिव लिख देंगे. बैलेंस करते समय सिर्फ K पॉजिटिव लिखकर छोड़ दो आप, तो बस वो K पॉजिटिव किसी फॉर्म में, उससे कोई मतलब नहीं. रिडॉक्स चेंज देखने के लिए सफिशिएंट है. दिस इज कॉल्ड द बेसिक स्केलेटन रिएक्शन. 25 ml of 0.107 molar H3PO4 was titrated with 0.115 molar NaOH solution. This requires 23.1 ml. ब्रोमोक्रेसॉल इंडिकेटर इस्तेमाल करा. द टाइट्रेशन वॉज रिपीटेड विथ फिनोप्थलीन इंडिकेटर. अब फिनोप्थलीन इंडिकेटर के साथ टाइट्रेट करा.
इसी को जब फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के साथ में टाइट्रेशन करा, 25 ml of the same H3PO4 require 46.8 ml of 0.115 molar NaOH। अरे तो सिंपल रिएक्शन है यार, काय को पूछते हो ऐसे सवाल। देखिए खास बात जैसा मैंने बताया था, इट डिपेंड्स ऑन इंडिकेटर। इंडिकेटर पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन में इस तरह की एसिड कितने H पॉजिटिव रिलीज करेगी। H3PO4 एक H पॉजिटिव रिलीज कर सकती है, 2 H पॉजिटिव भी और 3 H पॉजिटिव। मान लीजिए NaOH के साथ N1 H पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं। N1 H3PO4 में से या तो एक H पॉजिटिव रिलीज होंगे या 2 या 3। मान लीजिए N1 H पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं ब्रोमोक्रेसॉल के साथ। विथ ब्रोमोक्रेसॉल में पहले करता हूं, विथ ब्रोमोक्रेसॉल, तो मोलारिटी हो जाएगी 0.107 इंटू N1, क्योंकि N1 H पॉजिटिव रिलीज हो रहे हैं तो ये नॉर्मेलिटी हो गई। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, इतने मिली इक्विवेलेंट हो गए। द सेम मस्ट बी द मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। NaOH के मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे 0.115 इंटू 1 इंटू 23.1, और इधर से N1 के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, H3PO4 प्लस N1 NaOH, और N1OH नेगेटिव लिखता हूं मैं, आयोनिक रिएक्शन लिखता हूं। N1OH नेगेटिव के साथ में रिएक्शन होगी टू गिव यू H3 माइनस N1 PO4 N1 नेगेटिव प्लस N1 S2, और इसी तरह से N2 लिखकर फिनोप्थिलीन के साथ में कर लीजिए। N2 लिखकर फिनोप्थिलीन के साथ में इसी तरह से कर लीजिए। A sample weighing 0.264 grams of Na2C2O4 plus KHC2O4. This is sodium oxalate and this is potassium bioxalate. अब KMnO4 के साथ क्या होगा, KMnO4 के साथ पूरा ऑक्जेलेट आयन रिएक्ट करेगा। KMnO4 के साथ 0.0166 मोलर 48.39। अब यह पूरा ऑक्जेलेट आयन रिएक्ट करेगा। ऑक्जेलेट आयन, आपको तो सिर्फ ऑक्जेलेट आयन से मतलब है जो KMnO4 से ऑक्सीडाइज होता है CO2 में और Mn2 प्लस में, बस। इसके यदि X मोल और इसके Y मोल है तो कुल मिला के X प्लस Y मोल ऑक्जेलेट आयन होंगे। X प्लस Y मोल ऑक्जेलेट आयन मतलब into to this much equivalent of oxalate ion, and this much equivalent of oxalate ion means the same equivalent of KMnO4। मोलारिटी को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दिया, into 48.39 अपॉन 1000, और फिर मॉलिक्यूलर वेट टर्म इस्तेमाल कर लीजिए। M1X प्लस M2Y शुड बी इक्वल टू 0.264। ये 60 सेकेंड हो गया।